Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about special category status. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also useful for GS paper 3 Indian economy paper. सबसे पहले समझते हैं क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो ये स्टेटस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट्स को, स्पेशली उन स्टेट्स को जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है या जिनका ज्योग्राफी भी उनको डिसएडवांटेजियस पोजीशन में पहुंचाता है। जो कॉन्सेप्ट है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इसको पहली बार लाया गया था 1969 में बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। तो कौन कौन से स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है, इसके लिए 5 क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है। हिली टेरेन्स होने चाहिए, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, उस स्टेट का स्ट्रैटेजिक लोकेशन होना चाहिए, मतलब द स्टेट मस्ट बी बॉर्डरिंग सम नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बैकवर्ड होना चाहिए, और स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं मतलब रेवेन्यू अलग अलग तरीके से टैक्स नॉन टैक्स सोर्सेज जो हैं इनकम के, और फाइनेंसेस पुअर होने चाहिए, नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो ये 5 क्राइटेरिया जिनको मिला करके कहा जाता है गाडगिल फॉर्मूला, बिकॉज इट वॉज गिवन बाय डी आर गाडगिल साहब हु वाज डिप्टी चेयरमैन ऑफ थर्ड प्लानिंग कमीशन। तो डी आर गाडगिल साहब ने दिया था ये 5 क्राइटेरिया फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसीलिए इनको कहा जाता है गाडगिल फॉर्मूला। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे ही किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाना शुरू किया गया 1969 बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। मौजूदा टाइम में 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है, उसमें से 8 तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, प्लस उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ये 2 हिली स्टेट्स हो गए। पहले जम्मू कश्मीर भी इसके अंतर्गत था, बट जम्मू कश्मीर इज नो लॉन्गर स्टेट, तो हो गए 10 प्लस तेलंगाना। These 11 states are currently enjoying the status of a special category status as per Government of India. ध्यान रहे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो भारत सरकार देती है उन स्टेट्स को जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, और उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट enjoyed स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। तो वो था स्पेशल स्टेटस जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल प्रोविजंस बनाए जाते हैं, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल status. Special status is a constitutional concept, while special category status is a demarcation given by the central government to states that are in disadvantageous position. ये मौजूदा टाइम में 11 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। क्या फायदा होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने का, वो भी जरा देखते हैं। कई सारे तरह के फायदे हैं, कुछ एक देखते हैं हम यहाँ पे। सी, कोई भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड अगर स्कीम होता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स में भारत सरकार 90% पैसा खर्च करती है, रिमेनिंग 10% हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि बाकी नॉर्मल या जनरल स्टेट्स के लिए दिस 90% कम्स डाउन टू 60%, यानी कि भारत सरकार नॉर्मली सिर्फ 60% पैसे खर्च करेगी, बाकी स्टेट्स को 40% तक पैसा मिलाना होता है। तो ये पहला फायदा हो गया टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट कि उसको अपनी तरफ से सिर्फ 10% मिलाना है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, 90% भारत सरकार मिलाएगी। दूसरा फायदा कि अगर जो भी बजटरी एलोकेशन होता है किसी स्कीम के अंतर्गत, अगर उस एक साल के अंतर्गत वो पैसा इस्तेमाल नहीं भी अगर हो पाया तो वो पैसा लैप्स नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। जबकि वहीं फॉर अदर जनरल स्टेट्स अगर एक साल में डिमार्केटेड टाइम फ्रेम में पैसा खर्च नहीं हुआ तो मनी गेट्स लैप्स्ड, इट डज नॉट, द मनी हैज टू बी रिटर्न टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा भारत सरकार का
एक और कमिटमेंट है कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स हैं उनके ऊपर भारत सरकार मोटा मोटा 30% अपने बजट का खर्च करेगी। 30% of overall central government budget is a quite big number that is to be spent on a special category status। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन भी कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के लिए रिगार्डिंग टैक्स डिवॉल्यूशन या टैक्स एग्जेम्पशन। तो मुद्दा यह है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को काफी तरह के फायदे मिलते हैं। बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज बेनिफिट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को देती है, मोस्टली सच बेनिफिट्स आर पास्ड टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जैसे जैसे रिकमेंड करती है वैसे वैसे फिर भारत सरकार इन जनरल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचाती है। तो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन भारत सरकार को और भारत सरकार के इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। याद होगा आपको, मैंने बताया अभी ही है कि इट वाज फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जिसके रिकमेंडेशन पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट लाया गया था। एंड टाइम टू टाइम फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए, इट्स ए रिपोर्ट, और उस हिसाब से भारत सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स को बेनिफिट देती है। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने, जिसके रिकमेंडेशंस 2015 से लेकर के 2020 तक एप्लीकेबल थे, इसने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। उसने कहा कि इनके अलावा किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। The same has been continued by 15th Finance Commission whose recommendation is applicable from 2020 to 2025। तो मुद्दा यह है कि 14th फाइनेंस कमीशन से अब कैसा है, 14th और 15th फाइनेंस कमीशन दोनों के हिसाब से द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कैन नॉट बी अप्लाइड टू एनी अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम द हिली स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जिन स्टूडेंट को फाइनेंस कमीशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, they can go and watch the newspaper analysis of SPM IAS Academy of 5th February 2021। वहाँ पे मैंने फाइनेंस कमीशन को डिटेल में डिस्कस किया है, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को भी डिस्कस किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बाकियों को पता है। तो मुद्दा यह है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को बेनिफिट क्या क्या दिए जाने चाहिए और भारत सरकार उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे देती है रिकमेंडेशन। 14th फाइनेंस कमीशन ने कह दिया कि अब हिली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। आखिर ऐसा क्यों कहा फाइनेंस कमीशन ने? व्हाई इट डिड अवे विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट लिस्ट? वो इसलिए क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स के तरफ जो टैक्स डिवॉल्यूशन है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट डिविजिबल टैक्स पूल, आपको अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो ये इनका एनालिसिस देखिए, अगर पता होगा तो यू नो कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम होता है टू गिव अ टैक्स डिवॉल्यूशन फॉर्मूला, जिसके हिसाब से भारत सरकार अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिविजिबल टैक्स पूल है उसका एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने टैक्स जो डिवॉल्यूशन का फॉर्मूला है उसमें क्वांटम जंप सजेस्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू 13th फाइनेंस कमीशन। 13th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 32% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हैड टू गो टू द स्टेट, बट 14th फाइनेंस कमीशन ने 32 से बढ़ा के 42 कर दिया। तो जब इतना सारा पैसा सेंटर से स्टेट्स की तरफ जा ही रहा था तो फिर फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ एडिशनल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट जिनको अलग से फायदा दिया जाए। दूसरा इससे बड़ा कारण क्यों फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, क्योंकि इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा था। टाइम एंड अगेन सेवरल स्टेट्स वुड डिमांड प्रेशराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। तो पॉलिटिसाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के अलावा अब किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि बिहार की सरकार ने वहां पे कास्ट सेंसस का रिपोर्ट आने के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है
या रिक्वेस्ट किया है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। ऑफ कोर्स ये जो रिक्वेस्ट है इट इज अगेंस्ट द सजेशन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि हिली स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया जा सकता, लेकिन बिहार की सरकार ने कहा है कि उनको मिलना चाहिए। भारत सरकार को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। देखिए, भारत सरकार के ऊपर अल्टीमेटली बातें डिपेंड करती हैं। फाइनेंस कमीशन का जो भी रिकमेंडेशन है भारत सरकार के लिए, वो भारत सरकार चाहे तो माने या ना माने, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार को कि आप फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को ना माने और हमें आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में उसका बेनिफिट दें। बिहार सरकार के अपने आर्गुमेंट्स हैं कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट विथ वन ऑफ द लोवेस्ट जीडीपी पर कैपिटा। रिसोर्सेज कुछ नेचुरल है नहीं, नेचुरल चैलेंजेस आते रहते हैं। नदन बिहार में रिकरेंट फ्लड आता है, सदर्न बिहार में ड्रॉट्स आते रहते हैं, डेमोग्राफिक इश्यूज भी हैं जैसे कि लिटरेसी के, पुअर हेल्थ के, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों ने भी ऐसा डिमांड किया हुआ है कि उनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। आंध्र प्रदेश की सरकार का कहना है कि जब से आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तब से उसके रेवेन्यू को लॉस हुआ है। उड़ीसा का कहना है कि वहाँ पे अक्सर नेचुरल डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। उसके अलावा इट हैज़ ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन, इसलिए उसको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। बट भारत सरकार बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट्स को यही बोल करके टाल रही है कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, नो स्टेट कुड रिसीव दिस स्टेटस एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स। देखना होगा, ये स्टेट्स दबाव दे रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, हम उसको मान के चल रहे हैं। तो इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, डिस्कस द ओरिजिन एंड करंट स्टेटस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इन इंडिया। ये तो आप आराम से कर लेंगे। ओरिजिन में आप फिफ्थ फाइनेंस कमीशन बता देंगे, गार्गिल फार्मूला बता देंगे। करंट स्टेटस के लिए आप 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन बता देंगे। करंट स्टेटस में ही आप बता देंगे कि कैसे कुछ स्टेट जैसे कि बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहे हैं, बट देयर डिमांड हैज बीन रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेमिंग कि 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से नाउ द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कैन नॉट बी गिवन टू एनी स्टेट अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स। फिर दूसरा पार्ट है व्हाट कुड बी द पॉसिबल चेंजेस इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कॉन्सेप्ट टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो उसमें फिर कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ दे रखी हैं, इनको आप देखें, पढ़ें और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। दिस इज द बोर्ड वर्क। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, इंट्रोड्यूस्ड बाय द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। क्राइटेरिया 5 हैं ये, जिनको हम लोग कहते हैं गार्गियर फार्मूला। बेनिफिट क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा, ओनली 10% हैज टू बी ब्रॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अनस्पेंट मनी डज नॉट गेट लैप्स। 30% ऑफ द ग्रॉस बजट ऑफ द सेंटर इज गिवन टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स। मौजूदा टाइम में 11 स्टेट्स हैं विच आर अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। 8 तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल है, उसके अलावा तेलंगाना है। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि नो स्टेट एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट विल अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। वाई? बिकॉज द गोल इज टू अवॉइड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। करंट इशू क्या है? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं दैट दे मस्ट बी गेटिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, लेकिन भारत सरकार इसको डिनाई कर रही है बाय mentioning 14th Finance Commission argument. The next article is about WTO's dispute settlement reform. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. WTO, इसके बारे में आप जानते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य गोल है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड नॉर्म्स को स्टैब्लिश करे, डिटरमाइन करे। WTO को बनाया गया था 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और WTO के अंदर मौजूदा टाइम में दुनिया के 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अगेन, अगर आपको WTO को डिटेल में समझना है, इसके फंक्शनिंग को, ओरिजिन को डिटेल में समझना है, then please watch the newspaper analysis of 29th August 2023, topic number 1, in order to understand WTO in detail. थोड़ा और देखते हैं WTO के बारे में। देखिए, WTO का काम जैसा कि मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को स्टैब्लिश करना। तो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स कैसे स्टैब्लिश होते हैं? उसके लिए WTO के अंतर्गत हर 2 साल पे एक मीटिंग होती है।
जिसको हम लोग कहते हैं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें डब्ल्यूटीओ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं 164 कंट्रीज, उनके मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट कॉमर्स मिनिस्टर्स वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। और इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो हर 2 साल पे होती है, वहाँ पे फिर 164 देश के जो मिनिस्टर्स हैं वो मिल करके अलग अलग ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स डिटरमाइन करते हैं, फाइनलाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। पहले डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग भी होती है, एंड फाइनली ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स आर फाइनलाइज्ड। वंस ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स आर फाइनलाइज्ड एंड एग्रीड बाय ऑल, देन अगर कोई भी देश, कोई भी मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ इस नॉर्म को वायलेट करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बाकी देश, बाकी मेंबर कंट्रीज कंप्लेन कर सकते हैं इन द सेकेंड ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ, जिसका नाम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज लाइक पार्लियामेंट, जहां पे कानून बनता है, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इज लाइक जुडिशरी, जहां पे कानून को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ केस किया जा सकता है। हाउ एग्जैक्टली दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी वर्क्स, वो भी जरा देखते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि एक बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करके बाकी मेंबर्स ने कानून बना दिया है, ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स बना दिया है, अब अगर कोई भी मेंबर इस लॉ को तोड़ता है तो क्या होगा? कोई दूसरा मेंबर डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में केस कर सकता है कि सर देखो, ये पर्टिकुलर कंट्री डब्ल्यूटीओ के इस ट्रेड नॉर्म को ब्रेक कर रहा है। डब्ल्यूटीओ की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, वो फिर एक पैनल इस्टेब्लिश करेगी, डब्ल्यूटीओ पैनल इस्टेब्लिश करेगी, जिसको काम दिया जाएगा इस पर्टिकुलर केस को स्टडी करना और उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करना। और रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस होंगे कि जिस देश के खिलाफ एलिगेशंस हैं उसने सच में कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। तो ये रिपोर्ट पैनल प्रिपेयर करेगी और सबमिट करेगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को। अगर इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं होता है इस रिपोर्ट के अगेंस्ट, देन तो इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वो एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। बट अगर इस रिपोर्ट को लेकर के दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी में से कोई भी अपील करना चाहता है कि नो, we do not agree with this particular report and its finding, then appeal against this report can be made in another body of WTO, जिसका नाम है appellate body। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के अंतर्गत ही दो सब कंपोनेंट या दो सब पार्ट होते हैं। वन इज द पैनल इटसेल्फ और दूसरा है एपिलेट बॉडी। एपिलेट बॉडी में मामला तभी जाएगा जब पैनल के रिपोर्ट को लेकर के दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अपील करना चाहे, ऑब्जेक्शन करना चाहे। तो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट फिर अगर आप अपील करना चाहें कोई भी एक मेंबर कंट्री, देन मैटर गोज टू एपिलेट बॉडी। और फिर एपिलेट बॉडी का जो भी रिपोर्ट होगा, दैट वुड बी फाइनल, दैट वुड बी सबमिटेड टू दिस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जहां पे डब्ल्यूटीओ के 164 मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। एपिलेट बॉडी के रिपोर्ट के बेसिस पे फिर फैसला ले लिया जाएगा। तो दिस इज द मेथड टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट एट डब्ल्यूटीओ। The matter will go to dispute settlement body where all members are present, and then the matter will be referred to the panel. Panel will publish a report. If report is not disputed, then accepted. If report is to be appealed or disputed by any member, then matter goes to appellate body. ज्यादातर मामला appellate body तक पहुंचता ही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो appellate body है, इसमें 7 मेंबर्स होते हैं और 7 में से मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए फॉर दिस एपिलेट बॉडी टू कंप्लीट इट्स कोरम। कोरम का मतलब होता है कि उससे कम अगर मेंबर्स हों तो वो बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगी। अब दिक्कत क्या है कि एपिलेट बॉडी के अंदर कोरम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है सिंस 2019। 10 दिसंबर 2019 को कुछ मेंबर्स रिटायर हुए, तब से इस एपिलेट बॉडी की कोरम पूरी हुई ही नहीं है। तब से ये एपिलेट बॉडी काम कर ही नहीं रहा है, और एपिलेट बॉडी काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी काम नहीं कर रहा, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डब्ल्यूटीओ का काम नहीं कर पा रहा, डिसफंक्शनल हो रखा है। इसका मतलब डब्ल्यूटीओ में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी केसेस हैं, उन पे कोई फैसला हो नहीं पा रहा है पिछले 4 सालों से। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम बीइंग सीन एट डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी डिसफंक्शनल हो गई है। डिसफंक्शनल इसलिए हो गई है क्योंकि एपिलेट बॉडी में कोरम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और एपिलेट बॉडी में कोरम कंप्लीट ना होने के पीछे बड़ा कारण है यूएस। द यूएस इज अगेन एंड अगेन क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन इलेक्शन ऑफ
new members of this appellate body, because US itself has shown its frustration with WTO. US हाल फिलहाल में एलिगेशन लगा रहा है कि WTO has been becoming more pro China, pro India. US during Donald Trump had once says कि WTO stands for worst trade organization. So US has become critical of WTO. US is creating obstruction again and again in reinstatement of appellate body, और यूएस के कारण ही पिछले 4 सालों से appellate body of dispute settlement body has not been able to fulfill its quorum. ये समस्या चल रही है WTO में, that has made WTO a dysfunctional organization. इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट ने एक पेपर सबमिट किया है जहां पे उन्होंने प्रपोजल दिया है कि कैसे बिना यूएस के सपोर्ट के भी इस एपिलेट बॉडी में नए मेंबर्स अपॉइंट किए जा सकें. ये पेपर सबमिट हुआ है अभी, बट अभी इस पे कोई भी फाइनल फैसला हुआ नहीं है. डब्ल्यूटीओ ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स 164 मेंबर 195 1995 में इसको बनाया गया. जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. डब्ल्यूटीओ के 2 मेन बॉडी है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. एनी डिस्प्यूट इज आइदर कलेक्टिवली रिजॉल्व एट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और द मेंबर ब्रिंग्स कंप्लेन एट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी से मामला जाता है पैनल के पास. पैनल जो रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके खिलाफ अगर कोई अपील नहीं हुआ देन द मैटर इज एक्सेप्टेड एट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. लेकिन अगर अपील हुआ देन मैटर गोज टू अपीलेट बॉडी एंड देन अगेन द रिपोर्ट ऑफ अपीलेट बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल. अपीलेट बॉडी में 7 मेंबर्स होने चाहिए, कोरम के लिए होने चाहिए 3, लेकिन कोरम हैज नॉट बीन मेड सिंस 2019. मेन रीजन इज यूएस. करंट इज that India, South Africa and Egypt have submitted a proposal for reinstatement of appellate body. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर्पल सेक्टर. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू. वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस. सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है. देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का 3 मेन कंपोनेंट होता है. डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशन. डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे देश में है आधार. दूसरा, हाल फिलहाल में आप एयरपोर्ट पे देखते होंगे डीजी यात्रा. पेमेंट सिस्टम के लिए वी आर हैविंग यूपीआई, भीम विच वर्क्स ऑन यूपीआई ओनली. डेटा एक्सचेंज के लिए Government of India has brought DEPA, Data Empowerment Protection Architecture. DEPA is a kind of large digital framework which allows users like you and me to share our data with any third party through a mediator जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंट मैनेजर. बेसिकली डेपा, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, इज लाइक डिजी लॉकर. डिजी लॉकर आप जानते हैं, डिजी लॉकर में हम लोग अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं एंड इफ वी परमिट देन दैट डॉक्यूमेंट कैन बी शेयर्ड विथ एनी थर्ड पार्टी. तो उसमें जो डिजी लॉकर हो गया वो हो गया कंटेंट मैनेजर. तो डेपा इज अ लार्जर डिजिटल फ्रेमवर्क विच अलाउज द यूजर टू शेयर देयर डेटा, डिजिटल डेटा ऑन देयर ओन टर्म्स विथ एनी थर्ड पार्टी. तो भारत सरकार दुनिया ने पहली ऐसी सरकार बन गई है जिसने ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तीनों कंपोनेंट को कंप्लीट कर दिया है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड तमाम इनिशिएटिव आधार वगैरह ला चुके हैं. पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूपीआई ला चुके हैं एंड डेटा एक्सचेंज के लिए द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट डेपा. थर्ड पार्टी तक हमारा डिजिटल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक मीडिएटर के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंट मैनेजर. इट इज वेरी सिमिलर टू डिजी लॉकर. एज ए सेड, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरऑपरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप और जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में डेटा इंटरऑपरेबल तरीके से इस्तेमाल हो सके, एक्सचेंज हो सके. तो ये 3 चीजें मिला करके बनती हैं भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा जाता है इंडिया स्टैक, a set of digital infrastructure component that enable us to conduct transactions electronically. India Stack इसका हिस्सा हो जाएगा आधार, आधार enabled payment system, क्यूआर, भारत क्यूआर कोड, यूपीआई, ये सब कुछ हो जाएगा. कलेक्टिवली इनको हम लोग कहेंगे इंडिया स्टैक विच इज पार्ट ऑफ इंडियाज डीपीआई.
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरल भाषा में डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, डिजिटल पेमेंट एंड डिजिटल शेयरिंग ऑफ डेटा, जो भारत के केस में इन तीनों चीजों को फैसिलिटेट कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं भारत का डीपीआई। भारत के डीपीआई को हम लोग कहते हैं इंडिया टैक। ये हो गया डीपीआई से रिलेटेड बात। अब दूसरा हो गया पर्पल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। लुक, पर्पल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी means that part of economy which aims at supporting the vulnerable section of society like women, old age people, disabled। तो ऐसे लोग जो वल्नरेबल हैं उनको सपोर्ट करने वाले जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको कहा जाता है पर्पल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो करंट आर्टिकल कहता है कि डीपीआई जो हमारे देश में स्ट्रेंथन हुआ है हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, this DPI is playing a significant role in supporting पर्पल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और पर्पल सेक्टर अगर मजबूत होगा तो देश के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रमोट होगी। तो ये आर्टिकल यही कह रहा है कि डीपीआई इन द पर्पल सेक्टर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। इसका एक एग्जाम्पल भी इसने दिया है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने आपको कई दफा कहा है, मैंने मृदुल सर ने, कि आंसर अच्छा तभी होता है जब आप एग्जाम्पल्स को याद रखें और सही वक्त पे इस्तेमाल कर पाए। तो एक अच्छा एग्जाम्पल इसी आर्टिकल में दिया है कि हाउ डीपीआई इज हेल्पिंग और सपोर्टिंग पर्पल इकोनॉमी। सी एक ऐप है नम्मा यात्री ऐप। दिस नम्मा यात्री ऐप इज प्रूविंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर विमेन, स्पेशली कॉलेज गोइंग और वर्किंग विमेन या डिसेबल्ड पीपल टू बुक कैब्स as per their choice, which is helping them to avail the economic opportunities, educational opportunities available. So this Namma Yatri app is able to function properly because of the digital public infrastructure. So this is a good example ki how digital public infrastructure is playing an important role in supporting purple sector. तो डीपीआई इन पर्पल इकोनॉमी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन कंपोनेंट होते हैं, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा एक्सचेंज सॉल्यूशन। तीनों के लिए भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स ले रखे हैं जिसको कहा गया है इंडिया स्टैक। पर्पल सेक्टर एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ओल्ड एज, डिसेबल्ड फॉर सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वल्नरेबल। आर्टिकल आर्ग्यूज कि डीपीआई इज प्रूविंग टू बी मेजर सपोर्टर फॉर पर्पल इकोनॉमी, एग्जांपल नम्मा यात्री ऐप फॉर वुमेन एंड डिसेबल्ड। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय असम। आपको पता है कि अमृत वृक्ष आंदोलन के दौरान असम सरकार ने कई सारे पौधे लगाए, तो उस कारण से हमारी सरकार को, हमारे स्टेट को 9 गिनीज रिकॉर्ड्स में नाम हमारा दर्ज हुआ है। ये 9 रिकॉर्ड्स कुछ ऐसे हैं: longest line of potted saplings, most trees planted by a team in 24 hours, largest potted sampling mosaic। ये सब रटना होगा पीटी से पहले और मेन से पहले भी, ठीक है। एपीएससी में आएगा, यूपीएससी में तो आएगा नहीं। मोस्ट व्यूअर्स ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेसन्स लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, largest number of sapling distributed at one venue in 24 hours, most trees planted by a team in 1 hour, most people planting trees simultaneously, largest photo album of people planting trees, and most places received for an environmental sustainability campaign in 1 month। अभी कैसे रटेंगे वो देखा जाएगा, लेकिन रटना पड़ेगा पीटी और मेन से पहले ऑफ एपीएससी। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुकर प्राइज 2023। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बुकर प्राइज जो है 1969 में स्टार्ट किया गया था। ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बुकर प्राइज उसी को मिलेगा, उसी बुक के राइटिंग के लिए लिखेगा जो इंग्लिश में लिखी गई है। ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ओरिजिनली रेटेड इन इंग्लिश होना चाहिए, उसी को बुकर प्राइज मिल सकता है। एंड द बुक मस्ट बी पब्लिश्ड इन आइदर यूके और आयरलैंड। ऑथर कैन बी फ्रॉम एनी नेशन बट बुक मस्ट बी पब्लिश्ड इन आइदर यूके और आयरलैंड। प्राइज मनी है इसमें 50,000 पाउंड। ऑर्गेनाइजेशन जो बुकर प्राइज देती है वो है मैन ग्रुप एंड बुकर प्राइज फाउंडेशन। हाल फिलहाल में आयरिश राइटर पॉल लिंच हैज बीन गिवन बुकर प्राइज फॉर हिज फिक्शन नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। ये बोर्ड वर्क है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन रिकॉलिंग द टॉपिक। इस प्रश्न का जवाब होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट, और दोनों स्टेटमेंट गलत है।
करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है बट दूसरा गलत है। इट इज नॉट सैंडविच, इट इज इवन अबोव मीजोस्फेयर, द साइनोस्फेयर। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। इट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।